वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को, जिसका नेम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप दूसरे टर्म में क्या बोलते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड के बारे में, और वहां पे आपने पढ़ा था कि प्लास्टिड का मेन रोल किसमें है, प्लांट में, फोटोसिंथेसिस में और डिफरेंट टाइप्स के फूड के स्टोरेज में। चलिए, आज हम किसको पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर स्टूडेंट सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपने प्लास्टिक की डिस्कवरी पढ़ा था, ऐसे हम पहले क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी को। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट जिसका नेम क्या है, कोलिकर। यानी फर्स्ट टाइम कोलिकर साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। अब किससे ऑब्जर्व किया था, तो इंसेक्ट के फ्लाइट मसल, यानी इंसेक्ट का जो फ्लाइट मसल है, ठीक है, उससे उन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। ठीक, और उनका स्ट्रक्चर कैसा था, ग्रेनुलर था। कैसा था, ग्रेनुलर। जो माइटोकॉन्ड्रिया उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उसका शेप कैसा था, ग्रेनुलर। ठीक है। सेकेंड जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नेम क्या है, अल्टमान। अल्टमान ने उस माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उन्होंने उसको माइटोकॉन्ड्रिया का क्या टर्म दिया, बायोब्लास्ट, जो बहुत ही आईएमपी पॉइंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने बोला, तो अल्टमान ने। क्यों बोला, उसका रीजन क्या है कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यानी मैक्सिमम जो एनर्जी फॉर्म होती है, एनर्जी किसके थ्रू फॉर्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही फॉर्म होती है। तो एनर्जी, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या टर्म दिया था, बायोब्लास्ट। थर्ड वन जो पॉइंट है डिस्कवरी में, जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान से पढ़िएगा, जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है उसको फर्स्ट टाइम यूज किसने किया, एक साइंटिस्ट है, पूरा नेम तो इनका सी बेंडा है, बट आप बेंडा याद रखिए, एक बेंडा साइंटिस्ट जिन्होंने क्या टर्म की यूज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी में। ठीक है, फर्दर एक साइंटिस्ट है जिसका नेम क्या है, मेविस। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नेम क्या है, मेविस। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था एक प्लांट जिसका नाम क्या है, निम्फिया। निम्फिया प्लांट में उन्होंने फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को किया था, ऑब्जर्व किया था। साइंटिस्ट का नेम क्या है, मेविस। इसके बेसिस पे इन्होंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया को हम टर्म क्या देते हैं, कॉन्ड्रोजोम्स। क्या टर्म देते हैं, कॉन्ड्रोजोम्स। ठीक है, फिलहाल हम आगे पढ़ेंगे। एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नेम क्या है, सिकिविच, जिन्होंने टर्म यूज किया था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, पावर हाउस ऑफ द सेल। इन्होंने बोला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में क्या काम होता है, एटीपी प्रोडक्शन। उन्होंने उसके टर्म के बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल। और सबसे नेक्स्ट आईएमपी पॉइंट जो है, अगर आप बात करो कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्टेनिंग करनी पड़ती है, उसको कलर करना पड़ता है। अब कलर किसके थ्रू करते हैं, हम डाई के थ्रू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं डाई, उसका नाम क्या है, जेनस ग्रीन बी। अब जेनस ग्रीन क्या है, आपका एक बेसिक डाई है। क्या है, आपका बेसिक डाई है। इस बेसिक डाई से हम क्या करते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं, तो हमें माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया विजुअल होता है, आप देख सकते हो एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पे। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, वो पढ़ेंगे शेप एंड साइज के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है। तो चलिए देखो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम शेप की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मोस्ट कॉमन जो शेप है, वो पहला क्या है, एक सॉसर शेप, मतलब जैसे डिस्क लाइक, प्लेट लाइक शेप होता है। सेकंड क्या है, आपका ओवल शेप, यानी सॉसर या प्लेट लाइक या डिस्क लाइक शेप या ओवल शेप माइटोकॉन्ड्रिया के कॉमन शेप हैं, जो मैक्सिमम अगर आप सेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखो तो इसी शेप में क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। सेकंड साइज की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती है, वो क्या होती है, 1 से लेकर 10 मीटर इसकी लेंथ, और 0.5 to 2 मीटर क्या है इसकी विथ। एक कॉमन, एक एवरेज बता रखा है। ठीक है, यानी 1 to 10 मीटर इसकी लेंथ हो सकती है, और 0.5 to 2 मीटर क्या हो सकती है, इसकी विथ हो सकती है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर के बेसिस पे कि माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया या यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितने नंबर में प्रेजेंट होता है। तो कुछ जो आईएमपी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक टेबल है जिसमें क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दे रखा है और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। पहला क्या है आपका, पुरेला। क्या है आपका, पुरेला। पुरेला क्या है, आपने पढ़ा होगा,
हेल्दी है। इससे माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है 1, जो क्या है एक मिनिमम नंबर, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट होता है, तो आप बोलते हो कोरेला एल्गी, ठीक है। आईएमपी भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। दूसरा एक है आपका माइक्रोस्टेरियस, इसमें भी क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है 1 नंबर। माइक्रोस्टेरियस क्या है, ये भी यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितने नंबर में होता है 1 नंबर में। थर्ड है आपका जो ह्यूमन स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है 25। नेक्स्ट बात करें जो किडनी सेल है, किडनी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है 300 टू 400। अगर लीवर सेल की बात करें तो लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है 500 टू 1000। सिक्स में अगर हम बात करें कि जो चौस चौस एक अमीबा है जिसको हम बोलते हैं जायंट अमीबा, बड़ा होता है शेप, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है 50,000, कितना होता है 50,000। और ये भी क्या है आपका आईएमपी है, ठीक है। जो चौस चौस अमीबा है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है 50,000, जिसको हम टर्म देते हैं जायंट अमीबा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है 50,000। सेवेंथ है जो फ्लाइट मसल है ब्लड के, जो बर्ड्स के, इन बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनमें जो फ्लाइट मसल होते हैं जो उड़ने में काम करते हैं, उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है 5 लाख, जो क्या है एक मैक्सिमम नंबर है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट होता है, तो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो आप इसको कुछ याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर के पहले हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप बोलते हो कि अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैं एक नॉर्मल बोलूं कि आपने बोला ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, चलिए रफली डायग्राम है, अभी हम डायग्राम पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये क्या होगी इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर की तो बोले जो ईच मेम्ब्रेन है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर देखिए जैसे आपने बोला ये आउटर मेम्ब्रेन, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो इस मेम्ब्रेन की बात करो चाहे इस मेम्ब्रेन की बात करो, इसका डायमीटर कितना होगा 60 to 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब फिर से बोला है कि जो बोथ मेम्ब्रेन है ये सेपरेट होते हैं एक ब्रॉड स्पेस, एंड दो मेम्ब्रेन सेपरेट होंगे उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा, वो स्पेस कितना होता है 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। मीन्स इनके बीच का स्पेस की अगर बात करो तो स्पेस कितना होगा 80 to 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इस स्पेस को हम टर्म क्या देते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्या टर्म देते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको आपने टर्म कह दिया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, कितना होता है 100 एंगस्ट्रॉम, या बात करो तो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। और उसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं आउटर चेंबर, क्या बोलते हैं आउटर चेंबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोला जो इनर मेम्ब्रेन है इज फोल्डेड टू फॉर्म, बोला है कि जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है उसमें एक फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन होती है, और इस फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन को हम टर्म क्या देते हैं क्रिस्टी, क्या टर्म देते हैं क्रिस्टी, आईएमपी है। और इसको फर्स्ट टाइम ये जो बताया था स्ट्रक्चर को किसने साइंटिस्ट ने बताया था प्लेडे ने, क्या बोला था प्लेडे साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था जो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग लाइक फिंगर लाइक जो फोल्डिंग है उसको टर्म कह दिया था क्रिस्टा, या बात करें तो क्रिस्टी। और एक करता क्या है इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब जो इंक्लूडिंग होती है इसके बेसिस पे क्या होती है सरफेस एरिया बढ़ती है। चलो आगे देखते हैं, बोला है जो शेप है क्रिस्टी की कैसा होता है फिंगर लाइक, अभी मैंने बोला
प्लांट में कैसा होगा, फिंगर लाइक। फंगस में कैसा होता है, प्लेट लाइक। कैसा होता है, प्लेट लाइक। और यूग्लिना में कैसा होता है, वेसिकुलर। कैसा होता है, वेसिकुलर। ठीक है, तो मैंने वेसल लाइक इसमें यूग्लिना में। प्लांट में कैसा होगा, फिंगर लाइक। अगर फंगस की बात करें तो फंगस में कैसा होगा, प्लेट लाइक। ठीक है, तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा आपका रिव्यू है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें, जो आउटर सरफेस होता है इनर मेम्ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं सी फेस। क्या बोलते हैं, सी फेस। और जो इनर सरफेस होता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, एम फेस। क्या बोलते हैं, एम फेस। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस हो, इनर मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस होगा उसको हम टर्म क्या दे देंगे, सी फेस। और जो इनर सरफेस होगा उसको हम टर्म क्या देते हैं, एम फेस। चलिए अब डायग्राम पे आते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, तो ये सबसे बाहर क्या है आपका, आउटर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या है आपका, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो इनर मेम्ब्रेन में जो ये ऐसे फोल्डिंग है फिंगर लाइक, इसको आपने टर्म क्या दे दिया है, आपने इसको बोला, आपने बोला। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको आपने बोला इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, जिसका अभी आपने पढ़ा था कितना होता है, 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, जो मैट्रिक्स है इसका, उसको हमने टर्म क्या दिया, मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक नॉर्मल क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। एक और आउटलाइन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही है। इसमें आप देखो, ये क्या है आपका आउटर चेम्बर। आउटर चेम्बर मतलब अभी बोला था ना आपने, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो देखो ये आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये क्या है आपका, इनर मेम्ब्रेन। आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको आपने टर्म क्या दिया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या दूसरे टर्म में आपने बोला आउटर चेम्बर। और इसमें अब क्या क्या प्रेजेंट होगा, बोला है कि इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग है, इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है उसको आपने टर्म क्या दिया, क्रिस्टा। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, सीमेटियस राइबोसोम प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होंगे। और देखो इस जो क्रिस्टी है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, 10 लाइक ऐसे आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन 10 लाइक जो पार्टिकल है उसको हम टर्म क्या देते हैं, ऑक्सोजोम्स। क्या टर्म देते हैं, ऑक्सोजोम्स। इसका दूसरा नेम भी है, इसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। क्या भी बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, या दूसरे एक और भी टर्म है, बोलते हैं एटीपेज पार्टिकल्स भी बोलते हैं, या एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इनके नेम है। नॉर्मल आप क्या उसको क्या टर्म देते हो, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको आपने टर्म दिया है क्रिस्टा। क्रिस्टा के ऊपर क्या है, 10 लाइक, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमें टर्म क्या दिया, F1 F0 पार्टिकल्स, या दूसरे टर्म आपने क्या बोला, ऑक्सोजोम्स। ये मेनली किस में इन्वॉल्व होंगे, एटीपी फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेसिस के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम टर्म कह देते हैं एटीपेज एंजाइम। अभी आगे आएगा। ठीक है, सबके बारे में पढ़ने के लिए। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। देखो यहाँ पे एक और भी स्ट्रक्चर है जिसको आपने टर्म कह दिया सर्कुलर डीएनए। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या प्रेजेंट है, उसका एक सेल्फ सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पर हम अभी आगे आप पढ़ोगे उसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या टर्म देते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, और बाकी जो उसका जो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको हम टर्म क्या देते हैं, मैट्रिक्स। क्या टर्म देते हैं, मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है जो इनर मेम्ब्रेन है एनक्रिस्टा बियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बोला जो इनर मेम्ब्रेन है और जो क्रिस्टा है उसमें वो क्या भी करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दूसरा क्या है, टेनिस रॉकेट लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सोजोम्स। वापस आते हैं डायग्राम पे। देखो ये क्या है आपका, दृष्टि। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, बोला जो इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब जो आगे एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। दूसरा क्या प्रेजेंट होगा, बोला टेनिस रॉकेट लाइक, जो टेनिस रॉकेट लाइक फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम टर्म क्या दे देंगे,
ऑक्सोजोम्स, या दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स। ठीक है, इसको एक और भी टर्म में बोलते हैं हम एटीपी, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स। ठीक है, यानी इसके थ्रू ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक आप बोलते हो कि एटीपी फॉर्मेशन होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट होता है, जिसको हम टर्म कह देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। चल अभी यहाँ पे सिर्फ हमें टर्म याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, आप बोलते हो एटीपी प्रोडक्शन होता है, या NADPH, या आप बात करो FADH2, ये किस पे काउंट होते हैं, एटीपी में। इसका एक और भी नेम है जिसको हम टर्म कह देते हैं एटीपीज पार्टिकल, क्योंकि आप पढ़ा है कि एटीपीज पार्टिकल मतलब जो एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो। या दूसरे टर्म में इसको बोलते हैं हम फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था F1 F0 पार्टिकल से ऑक्सीजन को, इसलिए इसको बोलते हैं हम फर्नांडिस या मोरन पार्टिकल्स। तो बहुत सारे नेम है, पर मेन नेम क्या है इसके, आप ऑक्सोजोम्स या F1 F0 पार्टिकल्स हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए आप और भी पढ़ सकते हो, एटीपी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स पढ़ सकते हो, एटीपेज पार्टिकल पढ़ सकते हो, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स पढ़ सकते हो, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिमोन्स्ट्रेट किया था, देखा था फर्स्ट टाइम, तो इनके नाम पे भी हम इस पार्टिकल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। बोला है कि बाद में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने का नाम क्या है, रैकर। इन्होंने क्या देखा है, जो क्रिस्टी के ऊपर पढ़ा ना कि टेनिस रॉकेट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला F1 F0 पार्टिकल्स, तो उसका नंबर कितना होता है, 10⁴ टू 10⁵ इतने नंबर में प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी पे। ठीक है, तो इसको एक्सट्रैक्ट किसने किया था, रैकर साइंटिस्ट ने। तो इसलिए इसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, रैकर्स पार्टिकल्स में, जो एक नया नाम भी है रैकर्स पार्टिकल्स। पर फिलहाल ये सारे नेम है, पर आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं नेम वो मेनली यही दो है। एक पूछा जाता है ऑक्सीजन्स क्या है, या दूसरे में टर्म में F1 F0 पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो आपको पता है क्रिस्टी के ऊपर जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, आप बोल सकते हो कि टेनिस जो रॉकेट है उसके पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम टर्म क्या देते हैं, F1 F0 पार्टिकल या ऑक्सीजन्स। चलो, अब बोला है कि जो जो F1 F0 पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजोम्स हैं, उसको हम कंसीडर कैसे करते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनल यूनिट की बात करें तो क्या होगा आपका, F1 F0 पार्टिकल सी हो। बोला एंड दे आर साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और दूसरा किसके लिए साइट देते हैं, वह यानी इस पे बाकी कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन। यानी एटीपी फॉर्मेशन का अगर हम बात करें, यानी जो एटीपी की सिंथेसिस होती है वो किसके थ्रू होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो एक साइट किसके लिए होता है, एटीपी सिंथेसिस के लिए। चलो आगे देखो। बोला जो हेड पार्ट होता है ऑक्सीजोम्स का, उसमें क्या कंटेन होता है, एटीपेज एंजाइम। अब हेड पार्ट क्या होता है अभी आगे डायग्राम में हम पढ़ेंगे। जो हेड पार्ट होता है किसका, ऑक्सीजोम्स का या F1 F0 पार्टिकल्स का, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं। मतलब अभी आपको बोला कि एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो ये डायग्राम, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे सेक्शन किसका किया हुआ है, एक सिंगल क्रिस्टा का। तो देखो एक है आपका आउटर मेम्ब्रेन है, और एक है आपका इनर मेम्ब्रेन। एक है आपका क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जिसको आपने अभी पढ़ा था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर चेम्बर। ठीक, अभी आपने बोला ना कि अब इस क्रिस्टी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है। ये क्या है आपके ऑक्सीजोम्स है। ठीक है, ऐसे सारे हैं। अब ये ऑक्सीजोम्स हैं। अब इन ऑक्सीजोम्स को अगर हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये क्या है आपका ऑक्सीजोम्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें क्या बोला कि जो पे आपने पढ़ा ना कि जो इनर मेम्ब्रेन का जो सबसे बाहर का फेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी फेस। ठीक है, तो मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इसका जो बाहर का फेस होगा तो आप क्या टर्म दे, वो सी फेस। तो ये क्या है आपका सी फेस है।
और जो अंदर वाला फेस होगा जहां से इंडिजिनेशन होगी फिंगर लाइट, उसको हम टर्म क्या देंगे, एम फेस। ठीक है, तो ये एम फेस है। और ये क्या है आपका, इसको जो सी फेस, इसको हम टर्म क्या देंगे, F0 पार्टिकल्स। और ये जो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स। और F1 पार्टिकल F0 पार्टिकल से जिससे कनेक्टेड होता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, स्टार। क्या टर्म देते हैं, स्टार। ठीक है, तो F0 पार्टिकल या F1 पार्टिकल बीच में क्या है आपका स्ट्रक्चर, इसको हम टर्म क्या देते हैं, स्टार। ठीक है, अब इसके बाद क्या, तो एक किसका स्ट्रक्चर है आपका, F1 F0 पार्टिकल्स का। मतलब सिंपली है, आपने बोला कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या है आपका F1 पार्टिकल्स, ये क्या है आपका F0 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, एक F1 F0 पार्टिकल्स का। ओवरऑल ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, इनर मेम्ब्रेन का, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, F1 F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इज फाउंड इन इनर चेंबर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर चेंबर। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। बोला है कि जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्कुलर 5 माइक्रोन लॉन्ग प्रोकैरियोटिक डीएनए। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम टर्म कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी गुआनिन एंड साइटोसिन का रेशियो क्या होता है, ज्यादा। जैसे आपको मैंने प्लास्टिक में बताया था, वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, गुआनिन एंड साइटोसिन का रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अदर मैमल्स की बात करें तो उसमें आप बोलते हो 55S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, किसमें, मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए कितना होगा, 5 to 7%। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म कह देते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस मतलब जैसे आपको बोला कि ये भी, इसमें भी सेमी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए का पार्ट प्रेजेंट है, तो ये अपने आप को रीजनरेट, कोई अगर इसमें आप बोलते हो कोई पार्ट इसका डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये रीफॉर्म कर सकता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। बोला अलग जो अदर जो कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बोला अदर कंपोनेंट जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कितना होगा, 60 to 70%। लिपिड कितना होता है, 25 to 35%। और 70 टाइप्स के क्या होते हैं इसमें, एंजाइम प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी एंजाइम्स। बोला है कि जो 70% टोटल एंजाइम होते हैं सेल के, वो किससे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बहुत आईएमपी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। जो सेल का अगर हम बात करें, जो 70% एंजाइम होते हैं वो किससे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, द सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज 1% ऑफ टोटल डीएनए ऑफ सेल। बोला है कि अगर हम डीएनए का कंपेयर करें पूरे सेल के डीएनए के साथ, मतलब जैसे आप बोलते हो ना, जो डीएनए प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अगर हम सेल के डीएनए के साथ कंपेयर करें, तो पूरे सेल के डीएनए के कंपेयर में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कितना होता है, 1% होता है टोटल सेल का। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, नास एंड मार्गरेट ने। ठीक है, नास एंड मार्गरेट ने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है टोटल सेल के डीएनए का कितना होता है, 1% होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला मोस्ट जो कॉमन जो फंक्शन है वो क्या है आपका, एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अब आप बोलते हो कि एटीपी की रिक्वायरमेंट हमारे सारे मेटाबॉलिक मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या होती है, एटीपी रिक्वायर्ड होता है। चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन, आपकी बॉडी की कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, उसमें हमें या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, सब में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और एटीपी किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। और रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ कर करता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम टर्म क्या देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको पता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, क्रेब साइकिल के लिए।
फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए और अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए। अब क्रेब्स साइकिल क्या है, ये भी आप सेलुलर रेस्पिरेशन में आप पढ़ोगे। क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व होता है जब हम एस्टाइल को एंजाइम ए को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एटीपी में आप बोल तो हम कन्वर्ट करते हैं, वहां पे भी क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व होता है, उसमें भी बहुत सारा एटीपी बनता है। और टोटल कितने एटीपी वगैरह बनते हैं अभी यहाँ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है रेस्पिरेशन का, उसमें के लिए जो एंजाइम है वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एंजाइम है वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट इसके बाद बोला जो द जीन फॉर मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट। तो मेज प्लांट में मेल स्टेरिलिटी के लिए जो जीन है रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है जो मेज प्लांट में मेल स्टेरिलिटी मतलब को अगर करता है तो वो हेल्प किसमें करता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन सेंस जैसे आप बोलते हो मैक्सिमम इनहेरिटेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियस का डीएनए पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। पर मेज प्लांट में मेल स्टेरिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसके लिए डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया का रोल किसमें है, विटेलोजेनेसिस में, उस साइट्स में। विटेलोजेनेसिस मतलब जैसे आपने बोलते हो ना यॉर्क फॉर्मेशन की बात करते हो उस साइट में। तो यॉर्क फॉर्मेशन मेरे एग में जो यॉर्क फॉर्मेशन मेरे होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके बात करें, बोला जो हीम प्रोटीन है, हीम प्रोटीन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, हीमोग्लोबिन के लिए, साइटोक्रोम के लिए, और दूसरा मायोग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो जो हीम प्रोटीन सिंथेसाइज किसके थ्रू किए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया हीम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है तो आगे जाके क्या फॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है। साइटोक्रोम जो प्रोटीन उसको फॉर्म करता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन को फॉर्म करता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें रिमेम्बर रखना है, आईएमपी पॉइंट्स है। पहला है आपका ऑल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोम। सारे सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको फॉर्म में हम टर्म क्या देते हैं, कॉन्ड्रियोम। बोला है कि जो एंजाइम है जैसे लाइक सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, एटीपेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे रिस्पिरेटरी एंजाइम जो आईएमपी है, कौन कौन से हैं, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है, एटीपी सिंथेज एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रियल में मैग्नीज क्या होता है, मैक्सिमम होता है मैग्नीज, इनका सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें कंटेंट होता है। बोला है कि जो बैक्टीरियल मेजोजोम्स हैं उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए, इसलिए हम इसको टर्म क्या देते हैं, कॉन्ड्रियोइड। क्या टर्म देते हैं, कॉन्ड्रियोइड। बोला है कि इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया और मेजोजोम्स को हम बोल सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन, क्योंकि एक दूसरे की जैसे क्या काम करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, मेजोजोम्स प्रेजेंट होता है, उसमें एरोबिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के। तो मेजोजोम्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गेनल बोलते हैं, किसके कंपेयर में, माइटोकॉन्ड्रिया के। बोला अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दें, अगर मतलब मेम्ब्रेन जो आपने बोला ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर उसकी आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम रिमूव कर दें तो हम उस तब हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या टर्म देते हैं, माइटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, माइटोप्लास्ट। अगर आउटर मेम्ब्रेन को हम रिमूव कर दें माइटोकॉन्ड्रिया को तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, माइटोप्लास्ट। ठीक है,